दोस्तों, भारत के इतिहास को हम चाहे गौर से देखें या यूं ही बड़ी सरसरी निगाह से उसे पढ़ें, तो भी जो एक सल्तनत अपने आप को दिखाती नजर आती है वो वही है मुगलिया सल्तनत, जिसे कुछ लोग बहुत अच्छा तो कुछ लोग बहुत खराब मानते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मुगलिया सल्तनत के सारे सुल्तानों के बारे में आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बाबर। मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा में अपना कब्जा जमा लिया, जिसके साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक और पहला मुगल सम्राट था। 17 मार्च 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध के बाद बाबर ने गांधी की उपाधि हासिल कर ली। 1659 ईस्वी में बाबर ने घाघरा की लड़ाई में अफगानी सेना को फिर से हार की धूल चटाई। मुगल शासक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ बेहद दयालु भी था और उसकी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा की रचना की थी। आपको बता दें कि बाबर को मुंबईया नामक पद्यशैली का पितामह भी माना जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का शासन संभाला। हुमायूं। मुगल सम्राट हुमायूं दूसरा मुगल शासक था जो कि 23 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था। करीब 15 साल के निर्वासित जीवन व्यतीत करने के बाद हुमायूं ने 1555 में सिकंदर को पराजित कर दिल्ली का राज सिंहासन संभाला था। मुगल सम्राट हुमायूं ने ही हफ्तों में 7 दिन अलग अलग 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। अकबर। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठे थे। 14 साल की छोटी सी उम्र में ही अकबर को मुगल साम्राज्य का शासक बनाया गया था, इसलिए कुछ समय तक उनके पिता के मंत्री बैरम खान उनके संरक्षक रहे थे। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई थी। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों के ज्यादातर हिस्सों पर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया गया था। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपुताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, कांधार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं मकबरा, इलाहाबाद किला, लाहौर किला और सिकंदरा में उनका खुद का मकबरा समेत कई वास्तुशिल्प कृतियों का निर्माण भी किया गया। अकबर दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित थे। जहांगीर। मुगल सम्राट अकबर की मौत के बाद उनके बेटे सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य के शासक बने। वो अपनी शान शौकत के लिए काफी मशहूर थे। जहांगीर के राज में मुगल साम्राज्य का किश्वर और कांगड़ा के अलावा बंगाल तक विस्तार तो किया गया, लेकिन उसके शासनकाल में कोई बड़ी लड़ाई और उपाधि शामिल नहीं है। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही उनके पुत्र खुसरो ने सत्ता पाने की चाहत में उनके खिलाफ षड्यंत्र रच आक्रमण कर दिया, जिसके बाद जहांगीर और उनके पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। वहीं इस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी थी। जहांगीर चित्रकला का गुण प्रेमी था, जिसने अपने महल में कई अलग अलग तरह के चित्र इकट्ठे किए थे। उसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जहांगीर को आगरा में बनी न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। जहांगीर के उनके बेटे शाहजहां से भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। हालांकि उनकी मौत के बाद शाहजहां ही उनके उत्तराधिकारी बने थे। शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में इस खूबसूरत इमारत को बनवाया था। शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय बादशाह थे, जिन्हें पड़ोसी राज्यों के लोग अपनी विदेश नीति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मानते थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया था। इसलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग एवं भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में भी जानते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां को उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनके क्रूर पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरा किले में बंदी बना लिया गया था। इसके बाद 1666 ईस्वी में उनकी मौत हो गई थी। औरंगजेब।
मुगल सम्राट औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठे थे। औरंगजेब मुगल वंश के इकलौते ऐसे शासक थे जिसने भारत पर साल 1658 ईस्वी से 1707 तक करीब आधी सदी तक अपना कब्जा जमाया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक थे जिसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के इस्लाम नहीं स्वीकार करने पर उनकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई लड़ाइयां जीती, लेकिन उसे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से हार का सामना करना पड़ा था। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य की नींव धीमे धीमे कमजोर पड़ने लगी थी और यहाँ से मुगलों का वो रौब और दबदबा खत्म होने लगा था। और इसी वजह से बाकी के सुल्तानों के नाम आपको शायद अच्छे से याद भी नहीं होंगे। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह भारत पर राज करने वाला भारत का 8वां मुगल शासक था जिसने भारत पर सिर्फ 5 साल शासन किया था। उसने अपने शासनकाल में अपने सहयोगियों को कई नई उपाधियां और ऊंचे दर्जे प्रदान किए थे। हालांकि बहादुर शाह के शासन के समय उसके दरबार में षड्यंत्रों के कारण 2 दल बन गए थे, जिसमें ईरानी दल शिया मत को मानने वाले थे जबकि तुरानी दल सुन्नी मत के समर्थक थे। बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के साथ संधि की नीति अपनाई थी। इसके साथ ही उसने मराठाओं के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की थी, जो मुगल वंश के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। इस तरह बहादुर शाह की नीतियां ही मुगल वंश के पतन का कारण बनी। जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम की मौत के बाद उत्तराधिकारी के लिए उनके बेटों में काफी संघर्ष हुआ। इस भीषण संघर्ष में उसके 3 बेटों की मौत हो गई, जिसके बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। जहांदार शाह ने बेहद कम समय तक ही शासन किया। ऐसा माना जाता है कि वो अपने प्रधानमंत्री जुल्फिकार खान, जिसने उसे मुगल सत्ता दिलवाने में मदद की थी, उसके हाथों की कठपुतली था। उसके शासनकाल में सभी महत्वपूर्ण फैसले जुल्फिकार खान लेता था। उसकी विफल नीतियों के चलते धीमे धीमे मुगल वंश की नींव कमजोर होती चली गई और बाद में यही मुगल वंश के पतन का मुख्य कारण बनी। फारुखशियार। 1713 में मुगल वंश का शासक बनने के बाद ही फारुखशियार ने जुल्फिकार खान की हत्या करवा दी। इसके साथ ही उसके ही शासनकाल में सिख नेता बंदा सिंह को उसके 740 समर्थकों के साथ बंदी बना लिया गया था और बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। 1717 में फारुखशियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के लिए मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दिया, जिसके बाद से ही अंग्रेज भारत में मजबूती से पैर जमाने लगे थे, जबकि दूसरी तरफ मुगल वंश पतन के मुहाने पर खड़ा था। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें नाच गाने का भी काफी शौक था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में साल 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली में लूटपाट मचाई थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल के समय कई विदेशी शक्तियों ने भारत में अपने पैर पसार लिए थे, जिससे मुगल वंश का पतन होना तय हो गया था। इस तरह मोहम्मद शाह मुगल वंश के एक कमजोर शासक के रूप में याद किए जाते हैं। अहमद शाह बहादुर। मुगल सल्तनत पर करीब 6 साल तक अहमद शाह बहादुर ने शासन किया था। उसके शासनकाल में राज्य का कामकाज महिलाओं और हिजड़ों के एक गिरोह के हाथ में था। आलमगीर द्वितीय। अहमद शाह बहादुर को गद्दी से निष्कासित करने के बाद आलमगीर द्वितीय मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। ये भी एक कमजोर प्रशासक था जिसे सत्ता चलाने का कोई खास अनुभव नहीं था। आलमगीर द्वितीय अपने वजीर गाजिउद्दीन इमादुल मुल्क के इशारों पर काम करता था। हालांकि 1759 में उसके वजीर गाजिउद्दीन ने ही उसकी हत्या करवा दी थी। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1759 में आलमगीर द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठा था। बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि कर ली थी और इस संधि के मुताबिक वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मिली पेंशन पर अपना जीवन यापन करता था। अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय मुगल वंश का 18वां सम्राट था, जिसने करीब 31 साल मुगल सत्ता पर राज किया था। हालांकि उसके शासनकाल में मुगल काल का सबसे कठिन दौर चल रहा था। उस समय मुगल पूरी तरह कमजोर पड़ गए थे और उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। अकबर शाह द्वितीय भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से अपना गुजर बसर कर रहा था और वो महज एक नाम मात्र का शासक था। बहादुर शाह जफर।
बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक अपना शासन किया। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए उनके खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि अपने शासनकाल में उनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं थी, वो अंग्रेजों पर ही आश्रित थे। 1857 में अंग्रेजों से हार के बाद उन्हें म्यांमार में भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई और इसी के साथ सदियों तक भारत पर राज कर चुके मुगलों का अंत हो गया। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।